नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जब से दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल टूल किट के एक एक पुर्जे को खोलना शुरू किया है, सबसे ज्यादा बेचैनी एक मुल्क को हो रही है और वो है पाकिस्तान। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के अखबार, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, वहां के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की लाइन लेंथ देश के अंदर मौजूद मोदी विरोधियों से बिल्कुल मैच कर रही है। हिंदुस्तान के कितने नेता पाकिस्तान में हेडलाइन बने, किन किन तस्वीरों को पाकिस्तान में बार बार दिखाया गया, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, ये समझने के लिए हमने 48 घंटे की पूरी टाइमलाइन निकाली। पाकिस्तान के एक एक अखबार की वहाँ के एक्सपर्ट्स की पूरी लाइन लेंथ समझी और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मोदी विरोध के एजेंडे के पीछे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलता है। जियो न्यूज, ARY न्यूज, डॉन अखबार, पाकिस्तानी अखबारों की हेडलाइन देख लिया आपने। अब पाकिस्तानी चैनल पर चलने वाली कमेंट्री को बहुत गौर से सुने राहुल गांधी। महाराष्ट्र में बरसकदार है शिवसेना, उसने कड़े शब्दों में बकौल उनके निंदा की है। और जो दिल्ली के वजीर आला हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस के जो रहनुमा हैं शशि थरूर, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया है कि मोदी हुकूमत किन हथकंडों पे आई है। ठाकरे साहब भी पाकिस्तान में हिट हो गए हैं। मोदी विरोधी जितनी पार्टियां हैं वो सारी की सारी इस वक्त पड़ोस में डिबेट का टॉपिक बन गई और इसकी वजह है इंडिया में मौजूद एंटी मोदी मोर्चे की टाइमलाइन, जो टूल किट का सच छिपाना चाहती है और मोदी के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। 21 साल की दिशा रवि, उन्हें पुलिस ने काबू कर लिया और फिर तुरंत एक अदालत ने आज उन्हें 5 दिन के रिमांड पे पुलिस तहवील में दे दिया ताकि जो टूल किट का ओपन सीक्रेट है उसको खोला जा सके। दिशा रवि ने ऐसा क्या किया कि नई दिल्ली में बैठी फाशिस्ट गवर्नमेंट के नुमाइंदों को यह कहना पड़ा कि दिशा ने वही काम किया जो कश्मीर के अंदर बुरहान वानी और इंडिया के अंदर अजमल कसाब ने किया। 21 साल दिशा रवि जो वहाँ पे क्लाइमेट की एक्टिविस्ट थी और जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजात को एडिट करी थी, उनको पकड़ के अरेस्ट करके उनको भी जेल में डाल दिए। मोदी हुकूमत किसानों से इतना नहीं डर रही। वो जो खवातीन एक्टिविस्ट है ना, इन किसानों की जो हिमायत कर रही हैं, उनसे वाकई डर रही है वो। इस वक्त दिशा रवि के मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भारत को बदनाम करने की एक नई इंटरनेशनल स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अमेरिका में मोदी के खिलाफ नया माहौल बनाया जा रहा है। CNN भी कूद पड़ा है, BBC भी छाप रहा है। फेक न्यूज के नाम से बदनाम वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स भी नया एजेंडा चला रहा है। आज हम आपको इसका सबूत भी देंगे। मोदी का टाइम चल रहा है और विदेशी ताकतों को यही बात अच्छी नहीं लग रही। टाइम मैगजीन में मोदी विरोध का लेटेस्ट आर्टिकल छपता है और अचानक ट्रेंड करने लगता है। सोचिए, हेडलाइन विदेश में छपती है और कमेंट्री पाकिस्तान में होने लगती है। टाइम मैगजीन, अभी कुछ छोटा मोटा, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि मैं किसी चीथड़े अखबार की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन के अंदर अब इन्होंने बड़ा तवील इनका मजमून छपा है जी। और ये जो देवाशीष रॉय चौधरी हैं, ये कहते हैं, ये जो इनकी किताब भी आ रही है, ये कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल जो बाइडेन प्रिटेंड नरेंद्र मोदीज इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक अलाय। आखिर कब तक बाइडेन जो है वो जाहिर करता रहेगा, धोखा देता रहेगा, बताता रहेगा, कहता रहेगा कि नरेंद्र मोदी का जो भारत है, वही बात हो रही जो हम बात करते हैं हमेशा कि नरेंद्र मोदी का भारत को सेपरेट कर दिया हम नरेंद्र मोदी के लोगों से। पाकिस्तान में जारी हलचल से साफ है एक नई साजिश की बू आ रही है। खालिस्तान का गढ़ कहे जाने वाले कनाडा में भी हलचल तेज है। कनाडा में तिरंगा यात्रा निकालने वाले हिंदुस्तानियों के पीछे खालिस्तानी गैंग पड़ गया है। कनाडा से आए ऑडियो वीडियो में बहुत कुछ है, सुनेंगे तो सारा खेल समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, टूल किट बनाकर खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का एजेंडा फैलाने वाली दिशा रवि के बारे में
खालिस्तानी कितना झूठ बता रहे हैं और कितना सच छिपा रहे हैं। एक ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। आज हम एक एक करके मोदी के खिलाफ रची गई साजिश की सारी इंटरनेशनल थ्योरी की पोल खोलेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस वक्त एक नहीं कई सारे टूल किट एक्टिव हैं। टूल किट नंबर 1 पाकिस्तान, टूल किट नंबर 2 खालिस्तान, टूल किट नंबर 3 देश में मौजूद मोदी विरोधियों की टाइमलाइन। सबसे पहले यह समझिए कि कैसे अमेरिका की टाइम मैगजीन में सोची समझी रणनीति के तहत किताब बेचने के लिए दिशा रवि के बहाने मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए पहले कैची हेडलाइंस बनाई जाती हैं और फिर लेख के भीतर भारत को लेकर अनाप शनाप लिखा जाता है और फिर जैसे ही ये हेडलाइन पाकिस्तान पहुंचती है वहां जश्न मनाया जाने लगता है। कैमरे पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो कुछ भी कहते हैं उनकी लाइन लेंथ भारत में मौजूद मोदी विरोधियों जैसी ही होती है। अचानक आपके सामने आ जाए मोदी का इंडिया, मैं नहीं कह रहा, टाइम मैगजीन, मोदी का इंडिया सामने आ जाए और उस इंडिया से अब मोदी के इंडिया से, ये इंडिया नहीं है, ये मोदी का इंडिया है। आज का जो इंडिया है वो मोदी का इंडिया बन चुका है। उस लिहाज से तो मुकम्मल तौर पे जो आज का इंडिया है उसके ऊपर तो कंप्लीट म्यांमार से ज्यादा सैंक्शंस होने चाहिए। जितने म्यांमार के देखें आजादी राय और उठा के जेलों में और फांसियां लग गई लोगों को, म्यांमार में लोगों को फांसियां तो नहीं लगा दी, दरख्तों के साथ तो नहीं टांग दिया, या वो तो नहीं हाल हुआ मुसलमानों का जो कश्मीर में हो रहा है, या जो माइनॉरिटीज का दलित्स का हो रहा है, सिखों का, तो या फार्मर्स के साथ जो कुछ हुआ तो वो अभी तक म्यांमार में तो नहीं देखा हमने। टाइम मैगजीन जो अमेरिका का मारूफ जरीदा है उसमें एक उसकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी छपा है। उसका टाइटल है जो बाइडन आखिर कब तक मोदी के इंडिया को अपना इत्तेहादी फर्ज करते रहेंगे। इस आर्टिकल में भी दिशा रवि का जिक्र है कि उन्हें गूगल से एक दस्तावेज डाउनलोड करने, यानी टोल किट गूगल में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करने और उसे शेयर करने पे दिशा रवि को गद्दाराना सरगर्मियों के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। मजीद साजिशियों की तलाश जारी है। इस आर्टिकल में एक और इंटरेस्टिंग जुमला ये है कि अब मोदी के जो आलमी शोहरत याफ्ता 56 इंच का सीना है वो भारत की वजह शोहरत नहीं बल्कि किसान तहरीक को दबाने वाली शनाख्त के तौर पे मोदी हुकूमत जो है वो पहचानने जाने लगी है पूरी दुनिया में। अमेरिका से कनाडा तक और फिर पाकिस्तान में मोदी के खिलाफ जो नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। इसमें जितना पाकिस्तानी एंगल है उतना ही खालिस्तानी एंगल भी। सब कुछ मोदी विरोध के नाम पर हो रहा है। कनाडा में शान से तिरंगा लहराने वाले हिंदुस्तानियों को खालिस्तानियों से धमकी मिलने लगी है। कनाडा में बैठा मोदी विरोधी गैंग इंडिया की बात करने वालों को खून खराबे और हिंसा की धमकी देने लगा है। इंडिया टीवी ने ऑन द ग्राउंड सिचुएशन की पूरी पड़ताल की है। दिल्ली से लेकर कनाडा तक हिंदुस्तान की बात करने वालों से बात की है। किसने क्या कहा यह समझने से पहले आपको सीक्वेंस में पूरा घटनाक्रम समझना होगा। सबसे पहले कुछ दिनों पहले का यह वीडियो देखिए। वंदे मातरम, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, 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 माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये कनाडा में रह रहे हिंदुस्तानियों का खालिस्तान समर्थकों को जवाब था जो उस गैंग को अच्छा नहीं लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि खालिस्तान समर्थक इंडियन मूल के लोगों से भिड़ गए, उन्हें भला बुरा कहा। Individual making video
Yeah. And sure. you have no right to I make have it video. every right. You don't have a I right. have every right to save myself. Okay. If you abuse me, I will make video. Nobody Okay, you are abusing. Why you are standing here? No. It's private property. No, listen. Don't speak. Please. Let him speak. Don't speak. I'm his wife Neema. Why he came? Because you were surrounded me. I was the alone lady. That's what he came running. Did we surround you, ma'am? Yes. Okay, can you bring Oh, you had it on camera. I have. How did we surround you? Now you're going to say we surrounded you. You came to our car. How did I come to your car? Everybody. I came to your car. One person came to your car. बात यहीं खत्म नहीं हुई। तिरंगे के हक में आवाज उठाने वाले हिंदुस्तानियों पर खालिस्तानी सपोर्टर्स ने नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, गालियां दी गईं, बायकॉट करने का एजेंडा चलाया गया। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली नीमा और गौरव के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका पूरा ब्यौरा इन्होंने खुद इंडिया टीवी को लाइन बाय लाइन दिया है। पहले गौर से नीमा को सुनिए। पिछले दिनों जो कि 26 जनवरी के वक्त जो हुआ था, यहाँ पर हमारे इंडियन कम्युनिटी के मन में उसको लेकर के बहुत रोष था। तो उन्होंने ये सोचा कि राष्ट्र जो है हमारा भारत राष्ट्र जहाँ हम पैदा हुए वो हमारी जन्मभूमि है, कनाडा हमारी कर्मभूमि है। झंडे की रिस्पेक्ट हम सभी के मन में है। यहाँ पर एक किसी ग्रुप के लोगों ने अपने इंडियन हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को टारगेट किया गया, क्योंकि हम उनके लिए इजी टारगेट बन गए। इलेक्शन में खड़ी थी तो मेरा चेहरा जानते थे। यात्रा में उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को पहचान लिया, तो सारा जो ग्रुप था वो हमारे पीछे लग गया। उन्होंने हेट मैसेजेस डालने शुरू कर दिए, हमारी कंपनी की वेबसाइट पर गंदे गंदे कमेंट्स डालने शुरू कर दिए, हमारा बिजनेस खराब करने की कोशिश की और कई धमकियां दी, जान लेने की और घर जलाने की धमकियां भेजनी शुरू कर दी, थ्रेट कॉल करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के नीचे मॉब लेकर पहुंचे, खालिस्तान के झंडे पकड़ करके कहने लगे कि हम किसानों को सपोर्ट करते हैं, तुमने झंडे को सपोर्ट किया, किसान को सपोर्ट नहीं किया। आपने नीमा को सुना, अब कनाडा के वैंकूवर में रहने वाले गौरव को सुनिए। मोदी विरोध के खालिस्तान वाले प्रयोग का मतलब समझ जाएंगे। 26 जनवरी को मोद हालीवाल ने वैंकूवर कॉन्सुलेट, जो भारतीय कॉन्सुलेट है, वहां पर अपनी स्पीच दी थी और अपनी स्पीच में खालिस्तान के बारे में कहा था। हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसमें हम सरी से वैंकूवर कॉन्सुलेट तक गए थे और वहां पर हमने भारत माता की जय और भारत के एम्बेसी के सपोर्ट में नारे दिए थे। इसके अलावा मेरा एक इंटरव्यू आया था जो कि इंटरनेट पे था और उसके बाद से मुझे काफ़ी थ्रेट किया गया, मेरे को काफ़ी कॉल्स आई हैं और मेरे बिजनेस को तो इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये लोग काफ़ी फ़ोन पे मेरे को धमकी देते रहते हैं। गौरव और नीमा दोनों उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन आज खालिस्तानी इन्हें इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने सीधे दिल्ली से ऐसे लोगों को फोन मिलाया और जो कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ वो सुनकर आप विदेशी ताकतों का तमाम खेल समझ जाएंगे। तो आपको किस तरह के थ्रेट या ये प्रो इंडिया, अगर आप कोई चीज शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो किस तरह का क्या आपको उसके लिए अटैक किया गया? क्योंकि आप मुझे बता रहे थे कि थ्रेट्स आपको आने लग गई, तो किस तरह की थ्रेट्स थी और किस तरह के लोग या किस तरह के ग्रुप हैं ये? एक्चुअली जैसे ही कोई भी मैं पोस्ट डालता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऊपर ये कमेंट शुरू हो जाते हैं इन लोगों के कि ये जो है आरएसएस से लिंक है, ये बीजेपी से लिंक है, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग में ही इनका शुरू हो जाता है कि अगर कोई भी मैं प्रो इंडिया कोई भी कमेंट डालता हूँ या कोई भी ऐसी चीज जो इंडिया अच्छा कर रहा है, आज मोदी जी की गवर्नमेंट है तो कोई अच्छा काम हो रहा है तो उनके अंडर हो रहा है, तो उनको ये लगता है कि जैसे हम लोग आरएसएस और मोदी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सो दैट्स द वन थिंग दे स्टार्टेड विद। उसके बाद अगर कोई और पोस्ट हमने डाल दी है, फार्मर से रिलेटेड कोई भी डाल दिया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल मान लो बिल से रिलेटेड हमने ये डाल दिया कि एजुकेट करने के लिए कि दीज आर द 3 बिल्स, दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स, राइट। अगर हम लोग कोई ऐसी न्यूट्रल वीडियो भी डाल दें तो उसके ऊपर इनके अटैक शुरू हो जाते हैं कि आप लोगों ने ये वीडियो क्यों डाली है,
आप लोग आरएसएस और उनके लिए काम करते हैं, तो ये अटैक शुरू हो जाते हैं। कनाडा में काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं पिछले दिनों जहां पर इंडो कैनेडियन जो ओरिजिन के लोग हैं उन पर अटैक हुआ है। मोना शर्मा है हमारे साथ, कनाडा में रहती हैं, इंडो कैनेडियन सिटीजन है वहां पर। मोना जी, आप बताइए कि ये इस तरह की जो हेट क्राइम्स हैं इंडो कैनेडियन सिटीजन के खिलाफ, वो आज हाल फिलहाल के दिनों में कुछ ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ आप हमें बता पाएं, या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो आप हमें कुछ बता पाएं? जी श्योर। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में काफी ज्यादा इंस्टेंसेस ये हमारी नजर में आए हैं, और हम लोग अल्बर्टा में रहते हैं तो करीब 10 के करीब केसेस ऐसे हैं जो लोग सामने खुल के आए हैं क्योंकि उनके बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हुआ है। खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, और ये कोई किसी भी तरह से इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया गवर्नमेंट को का अच्छा फेस भी अगर सामने है तो उसको लाता है, उसके बारे में बात करता है, ये उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी पॉजिटिव सामने ना आ पाए, क्योंकि वो फिर इनके प्रोपेगेंडा को कंप्लीटली ओवरशैडो कर सकता है। इन ऑडियो वीडियो से साफ है कि विदेश में बैठी ताकतों को सिंघू या गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से सहानुभूति नहीं है, भारत की तरक्की से तकलीफ है। दुनिया में मोदी के बढ़ते कद से दिक्कत है, और कहीं ना कहीं कनाडा के प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार से गुजारिश करूंगा कि कनाडा जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, उनके मुखिया को कहा जाए कि भारतवंशी वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से मैं अभी कुछ समय के लिए आया हूं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो तो कहीं कनाडा से भारतवंशी पलायन ना करें। इससे कनाडा की बहुत बदनामी होगी, और कनाडा ने सभी वर्गों को साथ लेके चलना है, एक तरफा नहीं चलना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि टूल किट स्कैंडल का एग्जैक्ट लोकेशन भी कनाडा ही था। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल ने दिशा रवि एंड कंपनी के साथ मिलकर ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और टेक्स्ट की मदद से 26 जनवरी की हिंसा का प्लान बनाया। एक एक करके सारे खुलासे हो रहे हैं, और ताजा खुलासा है ग्रेटा थुनबर्ग और दिशा रवि के बीच हुई बातचीत का वो हिस्सा जिसे दिशा ने पैनिक में आकर डिलीट कर दिया। मगर सच्चाई बाहर आ गई। इन टेक्स्ट मैसेजेस में क्या था, अब ये देखिए। 3 फरवरी की रात 9:25 पर इस चैट की शुरुआत ग्रेटा थुनबर्ग की तरफ से होती है। ग्रेटा झुंझलाहट में कुछ अपशब्द लिखती हैं। ये अपशब्द दिशा के लिए नहीं होते, बल्कि ऐसा लग रहा है पब्लिक डोमेन में आ चुके टूल किट ट्वीट के बाद पैदा हुए हालात को लेकर होते हैं। 9:25 पर ग्रेटा थुनबर्ग आगे लिखती हैं, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता। इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती। इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया है। इस चैट का जवाब दिशा रवि तुरंत देती हैं और लिखती हैं, तुम्हें भेज रही हूं। इसके करीब 10 मिनट बाद रात 9:35 पर दिशा रवि ने ग्रेटा थुनबर्ग को मैसेज किया। इसमें दिशा ने लिखा, ओके, क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो? क्या हम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हैं? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे नाम उस पर हैं और हमारे खिलाफ यूएपीए लग सकता है। दिशा के इस मैसेज से पता चलता है कि उन्हें अपने गिरफ्तार होने का अंदेशा हो चुका था, इसलिए वो यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून का जिक्र कर रही हैं। 9:35 पर ही एक और मैसेज दिशा रवि ने ग्रेटा थुनबर्ग को किया। दिशा ने लिखा, क्या तुम सही हो? इस मैसेज का जवाब ग्रेटा ने करीब 5 मिनट बाद रात 9:40 पर दिया। ग्रेटा ने मैसेज भेजा, मुझे कुछ लिखना है। इस मैसेज का जवाब दिशा रवि ने तुरंत दिया और लिखा, क्या तुम मुझे 5 मिनट दोगी? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। 1 मिनट बाद 9:41 पर ग्रेटा ने फिर लिखा, ये नफरत के तूफान कभी कभी आते हैं और ये काफी तेज होते हैं। इस मैसेज के जवाब में दिशा ने लिखा, हाँ सही कह रही हो, मुझे वास्तव में दुख है। हम सभी घबरा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत बुरा हो रहा है। 1 मिनट बाद दिशा ने फिर एक मैसेज ग्रेटा को भेजा जिसमें उसने लिखा, पक्का
मुझे माफ़ करना, हम सब डर गए क्योंकि यहाँ हालात बहुत ख़राब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट करना होगा। दिल्ली पुलिस परत दर परत जांच कर रही है, एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है। विदेशी ताकतें चाहे कितनी भी हेडलाइंस बना लें, मोदी विरोधी चाहे कितना भी रोना रोले, 21 साल की लड़की का जिक्र करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के प्रायोजकों का बचना मुश्किल लग रहा है। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है, और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। विदेशी ताकतें पहले दिन से किसानों के नाम पर मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रही हैं। कनाडा से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खालिस्तानी गैंग नॉन स्टॉप एक्टिव है, और अभी भी मोदी के पक्ष में आवाज उठाने वाले भारतीयों को विदेशों में टॉर्चर किया जा रहा है। कनाडा इसका एक उदाहरण है। दूसरी तरफ भारत के भीतर मोदी के पॉलिटिकल विरोधी हर रोज अपनी टाइमलाइन पर एक नया एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल पुलवामा हमले के बहाने मोदी पर अटैक करते हैं, कांग्रेस पार्टी उसे पब्लिश करती है और कांग्रेसी नेता उस ट्वीट को रीट्वीट करने लगते हैं। चीन के मुद्दे पर भी राहुल ने पिछले 9 महीनों में जो अफवाह फैलाई उसका ऐसे ही प्रचार किया गया। विडंबना देखिए, भारत की एग्रेसिव अप्रोच से चीन को एलएसी से पीछे भागना पड़ा, मगर कांग्रेस ने इसमें भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की। जब हमने कांग्रेस की टाइमलाइन और पाकिस्तान की टाइमलाइन मैच की तो बिल्कुल वही सुनाई दिया जो राहुल पिछले 9 महीने से लगातार कहते आए हैं। आप भी सुनिए। आज भी वही मसला है कि फिर दोबारा ग्लोबल टाइम्स के अंदर ये खबर आई है कि जनाब चाइना ने बड़ी तेजी के साथ उन्होंने बड़ी डिटेल दी है। उन्होंने विड्रॉल ऑफ टैंक्स एंड ट्रूप्स फ्रॉम पेंगोंग सू बाय चाइना इंडिया हेल्पफुल फॉर बॉर्डर पीस, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें वही कह रहे हैं कि जी 200 टैंक्स जो हैं वो हमने अपनी जगह से पीछे ले गए हम, और उसके साथ साथ हम अपनी फौज को भी पीछे ले गए। लेकिन इसके ऊपर फिर उसके बाद जो है वो वजाहत जो है वो इंडिया में भी उनका जो मीडिया है वो एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे हिंदू में लिखा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट प्लान बिटवीन इंडिया एंड चाइना अलोंग LAC, लंबा चौड़ा उन्होंने किस्सा बताया, ये पहाड़ होते हैं। वो सवाल अपनी जगह रह गया, वो सवाल अपनी जगह रह गया। चाइना कह रहा है हम डिसएंगेज हो गए, तो चाइना कहां से डिसएंगेज हुआ है? चाइना हुआ है भारत की सरजमीन से पीछे हटाए चाइना, एस्केलेट किया। अब उनकी सरजमीन पे जो आया हुआ था तो वापस चला गया है पुरानी जगह पे, लेकिन जिस जगह से गया है उस जगह भारत नहीं आ सकता। वो कह रहे हैं कि जी यहां हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी। इंडिया ये कह रहा है। एक तरह से वो बात भी सही है कि जमीन तो चाइना के पास नहीं गई, लेकिन वो ऐसी जमीन है कि जो है तो हमारी, लेकिन हम उसमें पैर नहीं रख सकते। पैर रखेंगे तो उधर से फायर होगा या उधर से टैंक वापस आ जाए। अब सवाल उठता है कि राहुल की लाइन और पाकिस्तान की लाइन इतनी मैच क्यों करती है? क्या ये सिर्फ संयोग है कि टूल किट के मामले पर विदेश में जो हेडलाइंस छपती हैं वही लाइन भारत में मोदी विरोधियों की होती है? सच्चाई ये है कि ये कोई संयोग नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में अभी कई और खुलासे होने वाले हैं। पाकिस्तान हो, कनाडा हो या फिर चीन, सबको झुकाना नरेंद्र मोदी को आता है। नई कहानी कुछ यूं है कि चीन के समंदर में 2 कार्गो शिप और उसमें 39 भारतीय नाविक 6 महीने तक फंसे रहे। दोनों शिप्स को चीन न अपने पोर्ट पर आने दे रहा था और न ही वापस जाने दे रहा था। सिर्फ कल्पना कीजिए, 6 महीने तक 39 भारतीय समंदर के बीचों बीच कितने मुश्किल हालात में रहे होंगे। आखिर कैसे उनकी सही सलामत स्वदेश वापसी हुई, इसका जवाब है मोदी सरकार की दबंग डिप्लोमेसी। भारत और भारतीयों के साहस को बतलाती ये रिपोर्ट देखिए।
हम लोग को एक तरीके से फंसा के रखा जा रहा था। कोई मेडिकल हमको मिल नहीं रहा है, अगर कुछ मिलता है तो भी थोड़ा हमको सपोर्ट रहेगा, कुछ भी होएगा तो डॉक्टर है हमारे पास, इधर कोई नहीं है। जेल में तो कम से कम जेल वाला अच्छा है हमारा से, जेल में तो कम से कम कुछ भी मिल जाएगा, दवा मिल जाएगा। मशीन्स नहीं है यहाँ पे हम लोग एक हाईजैक सिचुएशन में आ गए हैं, जहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने हमें हाईजैक करके रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। कई हम लोग को डेट्स दिए गए कि अब बर्थिंग होगा, अब शिप अंदर जाएगा, लेकिन वो फॉल्स डेट्स थे। लास्ट ईयर 19 में मेरा बेटी का बर्थ हुआ था, अभी तक मैं उसको देखा नहीं है, तो प्लीज़ मेरे को जल्दी से पहुँचाओ। पिछले 6 महीने से इनका लंगर चीन के समंदर में था। इनके आगे चीन की जमीन थी, चीन की पुलिस का पहरा था, ऊपर चीन का आसमान था और नीचे भी चीन का समंदर था। ये घर लौटना चाहते थे, लेकिन घर वापसी की राह में चीन दीवार बनकर खड़ा था। 5 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ एक ही जगह पे खड़े हैं। सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ। हम लोग गलती नहीं किया, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट हम लोग को भेजने का, घर भेजने का। ये चीन के समंदर में सरहद के उस पार थे, इनके अपने मन मारकर इस पार भारत में थे, और 6 महीनों से इनकी नैया का खवैया कोई नहीं मिल रहा था। ऐसे में इनकी माजी बनी भारत की मोदी सरकार। तभी तो घर वालों से दूर एक एक दिन, एक एक हफ्ते और महीने काटने के बाद जब 16 भारतीयों ने अपनी जमीन पर कदम रखा, तो जो पहला शब्द निकला वो था थैंक यू मोदी सरकार। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग सब लोग इंडिया आ चुके हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ही पॉसिबल था। सारी फैमिली खुश हैं। 6 महीने में हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम लोग जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन आज शिपिंग मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इनके वजह से आज हम लोग अपने धरती पे, अपने देश में वापस आ चुके हैं। इनके चीन में फंसे होने की व्यथा और घर वापसी की पूरी कथा सुनिए। उससे पहले ये कितने लंबे वक्त तक चीन में फंसे रहे, इसे गिन लीजिए। 20 सितंबर 2020 को चीन की सीमा में दाखिल हुए थे। 14 फरवरी 2021 को इनकी घर वापसी हुई है। इस बीच पूरे 147 दिन और 147 रात चीन में रहने को मजबूर रहे। 3528 घंटे ना चाहते हुए भी इन्हें चीन में रहना पड़ा, वो भी समंदर में। बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही दर्दनाक अनुभव था मेरे लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिजिकली, मेंटली बहुत सारे इश्यूज आए, जिसको अब मैं शायद से फ्यूचर में याद भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही खराब अनुभव था। और इस तरीके से हो गया था कि हम लोग एक जेल में फंसे हुए हैं, जहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। खासकर जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता। हम लोग को ये लग रहा था कि 1 साल 2 साल और न जाने हम लोग कितने साल तक वहां पे रहने वाले हैं। लेकिन थैंक यू, मैं शिपिंग मिनिस्ट्री और मनसुख मांडविया जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उनके एफर्ट से आज ये सब पॉसिबल हुआ है। अंदर आने दीजिए, कार को डिस्चार्ज करने दीजिए, और उसके बाद वो वापस जा सकते हैं, मगर नहीं, चाइना ने उसको अलाउ नहीं किया। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हो गया। कैन यू इमेजिन 6 महीना एंकरेज पॉइंट पे किसी ने कौन से एक तो ये रहता है, हाँ आपको इस तारीख को आप पोर्ट में जा सकते हैं, मगर वो भी नहीं, उसके बारे में भी कुछ डिटेल, बस आप एंकरेज पॉइंट पर आप रो, हम आपको बताएंगे। तो ये बताने में 6 महीने के ऊपर निकल गया। कल्पना कीजिए, वक्त प्रचंड कोरोना काल का था, चीन का समंदर था, समंदर के अंदर कार्गो शिप MV एनास्तासिया और उसमें फंसे 16 भारतीय। ऐसे में इनकी दशा कैसी रही होगी, क्योंकि चीन की जमीन पर पांव रखना तो दूर, इनको दवा पानी भी देने को तैयार नहीं था चीन। हम लोग को मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रहा था चाइनीज साइड से, प्रॉब्लम्स भी आई, और चाइनीज ऑफिशियल्स का सीधे से ये कहना था कि जब तक कोई इंसान अपने आखिरी समय में नहीं आएगा तब तक उसे कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए लोग और भी डरे हुए थे।
चीन में इन्होंने किस हालत में 6 महीने गुजारे, इनकी आप बीती सुन अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन ना तो इन्हें अपने पोर्ट पर आने दे रहा था और ना ही वापस जाने दे रहा था और ना ही उन्हें रिप्लेस करने की परमिशन दे रहा था। भारतीय नाविकों ने जब सरकार से दखल की मांग की तो विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ और भारत सरकार के दबाव के बाद चीन ने भारतीय नाविकों को लौटने की परमिशन दे दी। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनकी ब्रीफिंग होती थी विद द चाइनीज काउंटर पार्ट्स। जो चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज इस मामले में जो जिनसे बात करनी थी चाइना लेवल पे, कई हाईएस्ट लेवल पे बात की गई है एंड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने भी इस मामले में काफ़ी पहल की क्योंकि हमारे सीफेरर्स फंसे हुए। इसमें अगर हमारी गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता, जो उन्होंने हस्तक्षेप किया और पहल की, तो ये हमारे सीफेरर अनास्तासिया के वापस नहीं आ सकते। 16 भारतीय नाविकों के चीन में फंसे होने की खबर मिलते ही भारत सरकार ने चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया ने भारतीय नाविकों के चीन में फंसे होने की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स को दे दी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने भारत के विदेश मंत्रालय को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ऑफिस भी सक्रिय हुआ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की चीनी अधिकारियों से बात शुरू हुई। बीजिंग में भारत के राजदूत लगातार भारत की तरफ से चीन की सरकार पर दबाव बनाते रहे। तुरंत ही मैंने स्वयं उसमें इनिशिएटिव लेके जयशंकर जी से बात किया, विदेश मंत्रालय में बात किया, यहाँ से डायरेक्ट हमारा एम्बेसडर है चाइना में, उसके साथ बात किया। ये हमारी रूटीन प्रोसेस है, हम ऐसे ही विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। विदेश मंत्रालय ने भी प्रोएक्टिव रोल करके लगातार एम्बेसडर के साथ बातचीत बनाए रखी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्टेशन किया और अंत में ये दोनों वेसल्स के सीफेयर को जापान में साइन ऑन करने की अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ से साइन ऑफ करके वो इंडिया आज MV जगानंद के 23 सीफेयर आज इंडिया में पहुँच गए हैं और अनास्तासिया के 16 सीफेयर आज इंडिया में पहुँच चुके हैं। चीन की समुद्री सीमा में ऐसे 2 कार्गो शिप फंसे थे जिस पर भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। एक MV एनास्तासिया जिस पर 16 भारतीय सेलर्स थे, दूसरा कार्गो शिप MV जग आनंद था जिस पर 23 भारतीय नाविक सवार थे। ऐसे में मोदी सरकार की सक्रियता के चलते 39 भारतीय नाविक सही सलामत चीन से भारत लौट आए हैं। सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक इस बाबत लगातार चीन पर दबाव बनाया गया, तब जाकर चीन क्रू मेंबर बदलने के लिए राजी हुआ और 16 भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी संभव हो सकी। हम लोग को कोई भी क्लियर जानकारी नहीं दी गई थी उस समय, इसीलिए हम लोगों ने मीडिया हाउसेस में अप्रोच किया। बहुत ही प्रॉब्लम वाला सिचुएशन था, टाइम था, लेकिन किसी न किसी तरीके से बस काटा हम लोगों ने और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज बहुत ही खुशी है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनके वजह से आज हम लोग अपने देश वापस आ चुके हैं। समंदर में चाइनीज बॉर्डर पर जिंदगी की ये सबसे बड़ी जंग थी। गौरव सिंह समेत 16 भारतीय सेलर्स कार्गो शिप MV एनास्तासिया पर फंसे थे, वतन से दूर, परिवार से दूर। 20 सितंबर 2020 को ये कार्गो शिप ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चीन की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था, लेकिन चीन ने शिप को अपने पोर्ट पर एंट्री की इजाजत नहीं दी। तब से कार्गो शिप MV एनास्तासिया चीन के कोफिदियन बंदरगाह के पास खड़ा था। सवाल है, आखिर चीन ने इन्हें 6 महीने तक समंदर में ही क्यों फंसाए रखा? तो इसका जवाब है उसका ऑस्ट्रेलिया के संग ट्रेड वॉर। दरअसल हांगकांग के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन का खुलकर विरोध किया था, चीन को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली थी, यहाँ तक कि हांगकांग के नागरिकों को अपने देश की नागरिकता देने की भी बात कही। हांगकांग के अलावा साउथ चाइना सी को लेकर भी चीन और ऑस्ट्रेलिया में तल्खी रहती है। दक्षिण चीन सागर को लेकर ऑस्ट्रेलिया चीन को कई बार चेता चुका है, जिससे नाराज होकर चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कई सामानों के इंपोर्ट पर रोक लगा रखी थी। कोयला भी उन्हीं में से एक है और कार्गो शिप MV एनास्तासिया पर कोयला लेकर ही 16 भारतीय सेलर्स ऑस्ट्रेलिया से चीन रवाना हुए थे। ऑस्ट्रेलिया से जहाज निकल चुके हैं
जग आनंद अनास्तासिया जहाज निकल चुका है और चाइना के लिमिट्स में आ गया है, उसके बाद बैन लागू हुआ। ऐसा नहीं है कि बैन लागू होने के बाद ये कोल लेके जहाज ऑस्ट्रेलिया से चाइना, ऐसा नहीं है। वो बैन लागू होने से पहले ही वो ऑलरेडी इट वाज इन द चाइनीज वाटर। बोथ जग आनंद और अनास्तासिया जो शिप्स है वो चाइनीज वाटर में आ चुके थे। कार्गो शिप पर एक तो ऑस्ट्रेलिया का कोयला था और शिप के 16 क्रू मेंबर भारतीय। चीन ने खूब चालबाजी दिखाई, कार्गो शिप को 6 महीने तक रोके रखा, लेकिन मोदी सरकार की डिप्लोमेसी के आगे मजबूर होकर उसे शिप की रिटर्निंग को ग्रीन सिग्नल देना ही पड़ा। यूपी की सड़क पर आज पुलिस वाले क्यों भाग रहे थे, इसकी तस्वीरें और पूरी डिटेल देखिए एक ब्रेक के बाद।